मेरी कल्पना का आदर्श समाज पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, लेखक के मत में दासता की व्यापक परिभाषा क्या है? इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे। लेखक के मतानुसार दासता केवल कानूनी पराधीनता को ही नहीं कहा जा सकता है, बल्कि इससे वह स्थिति भी शामिल है जिससे कुछ व्यक्तियों को दूसरे लोगों के साथ तय व्यवहार एवं कर्तव्यों का पालन करने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि अगर वो नहीं ऐसा करेगा फिर उसके लिए उसकी सभा को लोग उसका विरोध करेंगे, इसलिए उसको उसका पालन करना पड़ता है। वहाँ पे वो सबके साथ समान व्यवहार करता है। इस तरह की दासता की स्थिति कानूनी पराधीनता ना होने के कारण भी पाई जा सकती है। जहाँ कानूनी पराधीनता नहीं है फिर भी लोग दासता के साथ होने के लिए मजबूर हो जाते हैं। उदाहरण के लिए जाति प्रथा की तरह ऐसे वर्ग का होना संभव है जहाँ कुछ लोगों को अपनी इच्छा के विरुद्ध व्यवसाय अपनाने पड़ते हैं जिनकी योग्यता कुछ और काम करने की है, परंतु जाति उनकी वो नहीं है और उनको अपनी जाति के अनुरूप ही काम करना पड़ता है, दूसरी जाति को काम नहीं कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 2, शारीरिक वंश परंपरा और सामाजिक उत्तराधिकार की दृष्टि से मनुष्यों में असमानता संभावित रहने के बावजूद अंबेडकर समता को एक व्यवहार्य सिद्धांत मानने का आग्रह क्यों करते हैं? इसके पीछे उनके क्या तर्क है? इसका उत्तर इस प्रकार है। डॉक्टर अंबेडकर के मतानुसार समाज में शारीरिक वंश परंपरा तथा सामाजिक वंश परंपरा की समता को भी सभी स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाते हैं, परंतु मनुष्य की अपनी कोशिश के अनुसार प्राप्त की गई समता को मानने के लिए कोई तैयार नहीं होता है। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार व्यक्ति के दृष्टिकोण से असमान व्यवहार को अनुचित नहीं कहा जा सकता, किंतु इसके साथ ही हर व्यक्ति को अपनी क्षमता के विकास का पूरा प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर ने समता को एक व्यवहार सिद्धांत मानने का आग्रह किया है। इसके पीछे उनका तर्क है, यदि समाज को अपने सदस्यों के से अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करनी है तो ये तभी संभव है जब समाज के सदस्यों को आरंभ से ही समान अवसर एवं समान व्यवहार उपलब्ध कराए जाएं। प्रश्न नंबर 5, सही में अंबेडकर ने भावनात्मक समत्व की मानवीय दृष्टि के तहत जातिवाद का उन्मूलन चाहा है, जिसकी प्रतिष्ठा के लिए भौतिक स्थितियों और जीवन सुविधाओं का तर्क दिया है। क्या इससे आप सहमत हैं? इसका उत्तर इस प्रकार है। डॉक्टर अंबेडकर के माध्यम से दिए गए इस तर्क से पूर्णतः सहमत हूँ, क्योंकि एक आदर्श समाज की रूपरेखा समाज के दलित एवं शोषित वर्ग के आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक उत्थान द्वारा ही तैयार किया जा सकता है। ऐसे समाज में सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखा जाना चाहिए, उन्हें समान रूप से साधन एवं अवसर और मुहैया कराने चाहिए। प्रश्न नंबर 6, आदर्श समाज के 3 तत्वों में से एक भ्रातृता को रखकर लेखक ने अपने आदर्श समाज में स्त्रियों को भी सम्मिलित किया है अथवा नहीं? आप इस भ्रातृता शब्द से कहाँ तक सहमत हैं? यदि नहीं तो आप क्या शब्द उचित समझेंगे या समझेंगी? इसका उत्तर इस प्रकार होगा। आदर्श समाज में 3 तत्वों में से एक भ्रातृता को रखकर लेखक ने आदर्श समाज में स्त्रियों को शामिल नहीं किया है। ऐसे भ्रातृता शब्द से हम पूर्णतः असहमत हैं, क्योंकि लोकतंत्र में सभी वर्गों की स्त्रियों की तथा पुरुषों की समान रूप से भागीदारी होनी चाहिए। इसके अभाव में आदर्श समाज की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। समाज की इस तरह की असमान भावना के लिए भ्रातृता के स्थान पर सामाजिकता शब्द की
सामाजिकता शब्द का प्रयोग करना उचित माना जा सकता है।